हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपकी? हमारे सीए फाउंडेशन की इस फास्ट ट्रैक सीरीज में आज जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे उसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर आपने पढ़ा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लो रहूँगा इस पूरे चैप्टर को समझाने के लिए। मकसद एक ही है कि चैप्टर 1 जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और अक्सर देखा गया कि आप कुछ भी उल्टे सीधे लिख कर आ जाते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बैठा दूँ ताकि आप जब भी एग्जाम में चीज़ों को लिखेंगे तो बहुत ही मस्त तरीके से लिख कर आएंगे और एग्जामिनर आपको बहुत ही मस्त तरीके से मार्क्स इस पर दे आपको। ठीक है ना बच्चे? तो आइए ना शुरू करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स की आपकी क्लास, रेगुलर क्लासेस को स्टार्ट करते हो फास्ट ट्रैक के अंदर में। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। देखो, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना बिजनेस के अंदर, ट्रांजैक्शंस का मतलब कि जितने भी लेन देन होते हैं, इन सारे ट्रांजैक्शंस को बच्चे ब्रॉडली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो वो होगा रेवेन्यू नेचर का या फिर वो आपका होगा कैपिटल नेचर का। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, या तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा या फिर कैपिटल नेचर का। मेरे बच्चे, जो भी ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू नेचर के होते हैं ना, कहते हैं कि दे आर, लिखिए मेरे साथ, दे आर शोन इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना। जो आपके सोलो प्रोप्राइटर होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। एंड जो कंपनियां होती है बच्चे, वो बनाती है SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। मीनिंग सेम है, तो आपका वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ठीक है ना। ये जो आपका होता है ये जो कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं, कहते हैं कि दे आर शोन कहाँ पे जी? इन बैलेंस शीट। मेरे बच्चे, बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम आपका फाइनेंशियल पोजीशन कह दे या बैलेंस शीट कह दे, मीनिंग सेम है ना। तो ये जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं और इनका इम्पैक्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के अंदर में। बैलेंस शीट चाहे वो लायबिलिटी साइड जाए चाहे कैपिटल साइड जाए। जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं ना बच्चे, इनको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो वो रेवेन्यू रिसीट्स होगा, रेवेन्यू रिसीट्स, जो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। अब देखो ना, बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं। रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, वेजेज पे करना, मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, बैंक से लोन लेना, ओनर से पैसा लेना, लोन का रिपेमेंट करना, मशीन को बेचना, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। सेल करके पैसा आना, डेटर से पैसा रिसीव करना, देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस। वो सारे जो लेन देन होते हैं ना, या तो रेवेन्यू या फिर कैपिटल। अगर वो रेवेन्यू नेचर का तो कहाँ जाएगा? इनकम। कैपिटल तो प्रॉफिट लॉस। रेवेन्यू नेचर के आइटम्स ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स या फिर आपका रेवेन्यू पेमेंट। साथ साथ लिखेंगे ना, आगे पीछे रेवेन्यू पेमेंट्स। मेरे बच्चे, रेवेन्यू रिसीट्स जो होते हैं ना, कहते हैं कि दे आर शोन इन रेवेन्यू साइड, मतलब कि इनकम साइड ऑफ इनकम स्टेटमेंट। रिपीट कर रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो उसके इनकम साइड में हम क्या करते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स को दिखाते हैं। कोई पूछे कि जरा बताओ एग्जाम्पल क्या होगा, तो मेरे बच्चे, जिनको भी हम रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू कहते हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स हो गया लिखो ना यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स हो गया, या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो गया, है ना। जो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जो हम लोग रेंडर करते हैं, वो सभी हमारे क्या होंगे? वो रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर कवर होते हैं। रेवेन्यू पेमेंट का मतलब होता है, रेवेन्यू पेमेंट का मतलब लिखेंगे दे आर
treated as expense ऑफ द बिजनेस। इनको हम एक्सपेंस कहते हैं बिजनेस अपने सिंपल शब्दों में। एंड दे आर shown in expense side, expense मतलब डेबिट साइड, expense side ऑफ इनकम स्टेटमेंट। हमारा जो इनकम स्टेटमेंट होता है ना, उस इनकम स्टेटमेंट के आपका एक्सपेंस साइड में हम क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। आप एग्जाम्पल पूछोगे तो आपका जितने भी एक्सपेंसेज है, रेंट आपका हो गया, सैलरी हो गया मेरे बच्चे, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, है ना, जितने भी हमारे एक्सपेंसेज होते हैं, परचेजेज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं कितने नाम बताऊं, ये सभी जो जिनको आप एक्सपेंस जानते हैं उनको हम रेवेन्यू पेमेंट कहते हैं, जिनको आज तक हम इनकम या रेवेन्यू कहते थे उनको हम रेवेन्यू रिसिट्स कहते हैं। ये जो कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं ना, इनको भी फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो वो आपका कैपिटल रिसिट्स होगा, लिखेंगे आप यहाँ पे कैपिटल रिसिट्स, या फिर मेरे बच्चे कैपिटल पेमेंट होगा, है ना, कैपिटल पेमेंट होगा, मतलब कि पैसा आना या पैसा जाना। अगर वो कैपिटल रिसिट्स है तो लिखेंगे आप दे आर शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सर समझ में नहीं आ रहा, लिखो तो बदमाश, अभी कहाँ मैंने कुछ समझाया, अभी समझाऊंगा, आप लिखो तो पहले। इनको कहते हैं कि हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, और जो कैपिटल पेमेंट होते हैं ना, कहते हैं कि दे आर शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के एसेट, शॉर्ट लिख दिया BS, यानी कि बैलेंस शीट आपका। तो मेरे बच्चे ये जो आपके आइटम्स है ना, ये बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालते हैं, और ये जो आइटम्स हैं वो कहाँ डालते हैं जी, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर में। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कैपिटल रिसिट्स का एग्जांपल बताइए, तो मेरे बच्चे जैसे कि बैंक से लोन लेना, बैंक लोन हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। फिर आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ओनर जब कैपिटल आपको देता है, इंट्रोड्यूस जो ओनर आपका कैपिटल देता है, तो वो क्या करता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इंपैक्ट जाता है ना। कुछ और भी, जैसे कि लोन टेकन, मान लो डिवेंचर्स हमने इशू किया, डिवेंचर्स भी लायबिलिटी होता है, तो डिवेंचर्स आपने इशू किया है। ऐसे जितने सारी चीज़ें आपको दिखाएंगी, मतलब जिससे पैसा तो आ रहा है लेकिन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसका इंपैक्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिट्स। और कैपिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है जी, लिखिए यहाँ पे अच्छा लिख दिया मैंने ना, फॉर एग्जाम्पल लिख दो आप, कैपिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली पेमेंट हो रहा है, हमने मशीन खरीदा होगा तो पेमेंट क्या होगा, बिल्डिंग खरीदा तो पेमेंट क्या होगा। तो आपका मशीन जो आपने परचेज किया, मशीन हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, मतलब जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाते हैं। इक्विपमेंट आपका हो गया, है ना, एक्सेट्रा। ये जो हमने परचेज किया, ये सब हम क्या करेंगे जी, आपका यहाँ पे कैपिटल पेमेंट के रूप में दिखाते हैं। इट्स वेरी सिंपल, मतलब कि जिसका जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो आइटम इनकम स्टेटमेंट में, जो कैपिटल नेचर को होते हैं बैलेंस शीट में। एक बात बताऊँ मैं अगर कुछ नाम आपसे लूँ ना, क्योंकि आप इतनी अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतनी अकाउंटिंग पढ़ के हम कहाँ 11th क्लास 12th क्लास, कुछ बच्चे तो BCom भी कर चुके हैं, देन दे हैव कम टू CMA, कुछ बच्चे अभी 12th क्लास के बाद CMA फाउंडेशन में आए हैं। तो आप में से जितने सारे बच्चे हैं ना, मतलब जिस कोर्स के भी हैं, जो भी पढ़ के आए हैं, एटलीस्ट इतना तो आप जानते हैं जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि भैया वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा कि बैलेंस शीट में, दो में से एक नाम। रेंट कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट लॉस में। सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में। आपका वेजेज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस मतलब इनकम स्टेटमेंट में। परचेजेज कहाँ जाएगा, परचेज ऑफ गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जाएगा, मतलब कि इनकम स्टेटमेंट में। सेल्स कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट। कमीशन रिसीव कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। आपने सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। मशीन खरीदना कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में।
फर्नीचर को परचेज किया, वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। आपने इक्विपमेंट परचेज किया, वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। हमने बैंक से लोन लिया, हमने कैपिटल से पैसा लिया, ये कहाँ इंपैक्ट डालेंगे? बैलेंस शीट में। तो फिर बच्चे जो बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालता है, जो लेन देन, जो ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो, उन ट्रांजेक्शन से जो बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालेगा, हम उसको बोलते हैं आपका कैपिटल नेचर का। और जो इंपैक्ट डालेगा आपका इनकम स्टेटमेंट में, उसको हम क्या बोलेंगे? आपका रेवेन्यू नेचर का। काम खत्म हो गया। अब देखो, जितने सारे नाम मैंने आपको बताया ना, ये नाम तो आपको पता है, बट कई सारे ऐसे नाम होते हैं बच्चे, या छोड़ो ना, नाम हो या ना हो, आखिर ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ना, रेवेन्यू और कैपिटल, ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है? हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आइटम आपका रेवेन्यू नेचर का है और ये आइटम बैलेंस शीट का? ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो मैं ना आपको आगे पता क्या पढ़ाने वाला हूं, लिखो ना, हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पे, लिखेंगे आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन, आप लिख रहे मेरे साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। मतलब आखिर ऐसा हम क्या देखते हैं मेरे बच्चे, ऐसा हम क्या देखते हैं कि उस आइटम को हम कहते हैं कि रेवेन्यू नेचर का है, और ऐसा हम क्या देखते हैं कि उस आइटम को बोलते हैं कि भैया वो कैपिटल नेचर का है? क्या देखते हैं हम, ऐसा क्या देखते हैं? तो मेरे बच्चे वो ना आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स, जिन पॉइंट से हमें लगता है कि भैया ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है और लगता है कि हमारा कैपिटल नेचर का है। जिन पॉइंट्स को देख के लगता है, क्या क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट आपका देखो, ये जो इस साइड हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स की बात कर रहे हैं। अभी ना हम नेचर की बात कर, मतलब वो रिसीट्स एक्सपेंडिचर की बात नहीं, कौन सा आइटम रेवेन्यू होगा, कौन सा आइटम कैपिटल होगा, हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, रेवेन्यू नेचर का और दूसरी तरफ क्या जी आपका यहाँ पे कैपिटल नेचर का। तो इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंसेज है, मैं वो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पहला आइए जरा यहाँ पे नंबर 1 रेवेन्यू नेचर का। देखो, जो भी बिजनेस में ना रेकरिंग नेचर का होता है, समझने की कोशिश करो और मेरे शब्दों पे आप आओ, आप टिक मत जाना कि नहीं जी आप तो ऐसे बोल रहे हो। पता है मैं कहाँ पे बता रहा हूँ? जो जनरल क्लासिफिकेशन है, जनरल क्लासिफिकेशन, क्यों किसी को हम रेवेन्यू, किसी को हम कैपिटल बोलते हैं। अगर कोई रेकरिंग नेचर का आइटम है ना, हम उसको कहते हैं कि रेवेन्यू है। और अगर मेरे बच्चे जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब कि जो बिजनेस में कभी कभी आपका होता है, तो हम क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर का। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए कि क्या किसी एक बिजनेस में आपने दिमाग को इफ और मत लेके जाओ, जितना संतोष सर बोल रहे हैं आप उस पर फोकस कीजिए। आप मुझे बताओ कि किसी एक बिजनेस में रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, वेजेज पे करना, आपका क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट कराना, सेल करना, परचेज करना, स्क्रैप को बेचना, ये एक ही बार होता है क्या बिजनेस में? मतलब कभी कभी होता है क्या? ये रूटीन की चीज है? बोलो ना। मैं पूछ रहा हूं कि ये किसी भी बिजनेस के अंदर में, सिर्फ मैं आपके बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं किस जनरलाइज बात कर रहा हूँ। हम लोग क्लासिफिकेशन क्या कर रहे हैं? सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं होल अकाउंटेंसी के लिए। तो आप बताइए कि पूरी अकाउंटेंसी को क्लासिफाई करते समय हम सारे बिजनेस को अगर ध्यान में लेकर चले, तो जो बातें मैंने बताई, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, ये कभी कभी होता है क्या? यह रूटीन की चीज़ें है सर, ये रूटीन की चीज़ें हैं। तो फिर बच्चे जो रूटीन में होती है ना, जो बार बार होती है बिजनेस के अंदर में ना, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू नेचर का। और अगर वो रेवेन्यू नेचर का आइटम है तो बताइए वो कहाँ चला जाएगा? वो आपके इनकम स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। और जो आपका यहाँ पे कहता है कि नॉन रेकरिंग, आप मुझे बताओ कि जनरली बिजनेस के अंदर में वो आपका क्या बोलते हैं, बैंक लोन लेना, बैंक से लोन लेना, मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, आपका इक्विपमेंट परचेज करना, ये डेली होता है क्या? क्या ये रूटीन में चीज़ें होती हैं क्या? सर रूटीन में नहीं होती है, कभी कभी होती है। बच्चे जो बिजनेस में कभी कभी होती है, हम उसको क्या बोलेंगे? आपका यहाँ पे कैपिटल नेचर का। और कैपिटल नेचर का मतलब क्या जी? उसका इंपैक्ट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर में आपका। अब कैपिटल रिसीट से पेमेंट है बाद में, पहले मैं कैपिटल नेचर की बात कर रहा हूँ आपका, वो कहाँ जाएगा? अब देखो आपका खुराफाती दिमाग में क्या आएगा? आपका खुराफाती दिमाग बोलता है कि सर एक बात बताओ, मान लो मेरे बिजनेस में मैंने सिर्फ एक बार ही रेंट पे किया, सिर्फ एक ही बार, और बाद में नहीं पे किया, तो ये नॉन रेकरिंग हो गया, और फिर तो वो बैलेंस शीट में इंपैक्ट जाना चाहिए।
तो मैं कहूँगा कि बदमाश, मेरे शब्दों को पहले ध्यान से सुनो। आपके संतोष सर जब बोलते हैं ना, तो एक एक वर्ड के अंदर में एक एक हीरे की वैल्यू होती है, उसको पहचानने की कोशिश करो। मैंने सिर्फ आपके बिजनेस की बात नहीं की, मैंने जनरल बिजनेस की बात की कि आप एक जनरल बिजनेस में इंडिया में जितने सारे लोग हैं, वर्ल्ड में जितने सारे लोग हैं, उन सबको ध्यान में रख के बात करो, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन मेरे बच्चे सिर्फ आपके लिए नहीं किया गया है, ये सबके लिए किया गया है। तो ये रेंट पे करना, सैलरी पे करना क्या रूटीन में होता है ना, आप में ना हो। जनरल बिजनेस की बात करें ये सर, तब तो हम रेवेन्यू बोलेंगे। लेकिन सुनो ना, ये मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये करना वो करना, ये क्या होता है आपका कैपिटल नेचर का? बोलो ना, ठीक है ना? ये सर, तो हम ये आपको बता दिए। दूसरा पॉइंट सुनेंगे। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि जो भी आपका आना जाना, कोई भी मतलब जो रिसीट्स हो रहा है चाहे पेमेंट हो रहा है, अगर वो आपका स्मॉल अमाउंट का है, छोटे अमाउंट का, स्मॉल अमाउंट का, तो मेरे बच्चे जो स्मॉल अमाउंट का होता है ना, वो आपका रेवेन्यू नेचर का होता है एज कंपेयर टू ये जो कि आपका बिग अमाउंट का होता है, बिग अमाउंट का, है ना। जनरली देखा गया, ये दे ऑल आर जनरली देखा गया कि जो आपके ये जो होता है ना रेवेन्यू नेचर के आइटम, छोटे अमाउंट के होते हैं एज कंपेयर टू आपके कैपिटल नेचर के। अब खुद ही सोचो, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, वेजेस पे करना, ये जो हम पे कर रहे हैं, क्या ये मशीन का कॉस्ट के बराबर हो सकता है? अब आपका दिमाग बोलेगा कि सर अगर सारे सैलरी को इकट्ठा कर दो तो बड़ी बड़ी कंपनी में करोड़ों रुपए हो जाता है। पर पर्सन की बात करो, बात पर पर्सन की, कि एक पर्सन को जो आप सैलरी पे कर रहे हो, एक को जो रेंट पे कर रहे हो, एक को जो कमीशन पे कर रहे हो, क्या ये चीजें आपका मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर के कॉस्ट के बराबर हो सकता है? क्या लोन आपका नहीं हो सकता वो? तो हमने कहा कि देखो, ये जो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं ना जनरली बिजनेस में, वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, और जो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं ना, वो कैपिटल नेचर के होते हैं। सुनना मेरी बात यहाँ पे। तो जनरली क्या ये पता है ये कहाँ पे आपको लगाना है, जहाँ पे आप फंस रहे हो कि यार हमने क्या किया कि हमने एक मान लो कि एक कोई बिल्डिंग परचेज किया, ये क्या है? रेवेन्यू के कैपिटल है। तो दिमाग खुद बोलेगा कि यार जो आपने बिल्डिंग परचेज किया है, जो मशीन परचेज किया है, ये कैपिटल नेचर का है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट का होता है। सर ये बड़ा अमाउंट कैसे क्लासिफाई करेंगे? वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। आपके लिए कोई चीज़ 10,000 रुपये बड़ा हो सकता है, अगर बिजनेस आपका 100 में है, तो मेरे लिए लाख रुपए बड़ा हो सकता है, किसी के लिए करोड़ रुपए बड़ा हो सकता है। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट फैक्ट ये है कि आपके बिजनेस में जिसको आपका दिल कहता है, मन कहता है, मैनेजमेंट कहती है कि बड़ा अमाउंट है तो कैपिटल नेचर का, छोटा अमाउंट है तो रेवेन्यू नेचर का। ठीक है ना? आई बात समझ में? ये सर मेरे बच्चे, इनका ये जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं ना, ये दे आर रिलेटेड, दे आर या पूरा लेते हैं, सच रेवेन्यू सच रिसीट्स, ये जो रिसीट्स होते हैं, रिसीट्स ऑब्लिक पेमेंट आर रिलेटेड टू बेनिफिट टेकन। पहले क्या है, एक मिनट ऐसे कर लो, सच पेमेंट, पहले पेमेंट लिख दो, सच पेमेंट ऑब्लिक रिसीट्स, सच पेमेंट ऑब्लिक रिसीट्स आर रिलेटेड टू बेनिफिट टेकन ऑब्लिक सर्विसेज rendered ड्यूरिंग करंट ईयर। जिनका बेनिफिट आपका करंट ईयर में हमने ले लिया है, जिसका बेनिफिट हमने क्या जी करंट ईयर में ले लिया है, उससे जुड़ा हुआ कोई पेमेंट कर रहा हूं। हमने जिसका बेनिफिट करंट ईयर में लिया, उसका रेंट पे कर रहे हैं, उसका सैलरी पे कर रहे हैं, उसका कमीशन पे कर रहे हैं, वेजेज पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सब हमारे क्या है? रेवेन्यू नेचर के हैं। या वो रिसीट्स जो करंट ईयर के आपका आइटम से जुड़ा हुआ है, हमने इस बार सेल किया, उसका पैसा हमारे पास आ रहा है, इस बार हमने स्क्रैप बेचा, उसका पैसा आ रहा है, इस बार मैंने पढ़ाया आपको, पढ़ाया सर्विसेज का रेंडर किया करंट ईयर में, उसका फीस आ रहा है। ये सब हमारे क्या होंगे जी? रेवेन्यू नेचर के। और मेरे बच्चे यहाँ पे कहना कि सच पेमेंट्स वो जो पेमेंट्स आपके हैं या फिर रिसीट्स हैं, रिसीट्स आर रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड्स। ये जो है ना, वो फ्यूचर के पीरियड से जुड़े हुए हैं, आपका फ्यूचर के, आपका मतलब आगे के समय से।
मशीन खरीदूंगा उसका बेनिफिट आगे मिलेगा, सैलरी खरीदूंगा उसका बेनिफिट आगे मिलेगा, बैंक लोन मैंने लिया उसका पेमेंट आगे करना होगा। मतलब जो करंट ईयर से ही सिर्फ जुड़े हुए नहीं है, वो करंट ईयर से भी जुड़े हैं और उसके बाद के पीरियड से भी जुड़े हुए हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर का। तो मेरे बच्चे ये कुछ क्लासिफिकेशन हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल का क्लासिफिकेशन करते हैं। और अगेन हम यहाँ पे बिल्कुल स्टिक नहीं हो जाते कि नहीं जी, या चलो मैं उसको आगे आऊँगा, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए मैंने आपको रेवेन्यू कैपिटल के बारे में क्या बताया। मैंने पहले बताया बच्चे, ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में रहे कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शंस होते हैं वो रेवेन्यू या फिर कैपिटल होगा। रेवेन्यू होगा इनकम स्टेटमेंट में इम्पैक्ट, कैपिटल नेचर का होगा बैलेंस शीट में इम्पैक्ट डालेगा। जो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है वो रेवेन्यू रिसिट्स है, रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू रिसिट्स इनकम साइड में, ये एक्सपेंस साइड में जाएगा। जो कैपिटल रिसिट्स होते हैं जनरली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इम्पैक्ट डालते हैं और ये जनरली आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में इम्पैक्ट डालते हैं। जनरली ये वाइस वर्सा कभी कभी होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे, बट आगे आप आइए। और फिर मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन बताया। इसके बाद मेरे बच्चे मैं सोच रहा हूँ ना कि अब मैं आपकी बुक के अंदर आ जाऊँ। ये लीजिए, ये रहा आपका बुक, ये रहा, मैंने बुक आपका यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ले लेते हैं हम लोग, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, एक तो पहले अब हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर ले। अभी हम क्या कर रहे थे, कैपिटल रेवेन्यू नेचर की बात कर रहे थे, अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर जिसका इम्पैक्ट आपका सिर्फ एक्सपेंडिचर में आपका होगा, मतलब कि खर्चों की बात कर रहे हैं। चेक कीजिए इसमें क्या निकल के आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहता है कि द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच एन एक्सपेंडिचर इज जनरली लार्ज। आप खुद सोचो, अभी जो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में डिफरेंस क्या होता है। रेवेन्यू नेचर छोटे अमाउंट का होता है जनरली, कैपिटल बड़े का होता है। तो नो डाउट कि जब वो नेचर आपका कैपिटल में है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी होगा और कैपिटल रिसिट्स में भी होगा, है ना बच्चे। अगर हमने कहा कि आपका जिसका बेनिफिट करंट ईयर में मिलेगा तो रिसिट रेवेन्यू के साथ रिसिट्स हो चाहे पेमेंट हो दोनों में रहेगा और कैपिटल के साथ फ्यूचर में रहेगा। तो वही बात है, कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहले तो दिमाग बोल दे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, ये अफेक्ट कहाँ करता है जी, बैलेंस शीट को। अब पढ़ेंगे आप, अमाउंट इन्वॉल्व क्या होता है, जनरली लार्ज होता है। बेनिफिट जो उससे मिलेगा जनरली मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, उस खर्च का जो बेनिफिट है मेरे बच्चे। एंड ऑब्वियस बात है, बैलेंस शीट में जितने सारे नाम जाते हैं ना वो आपके वो होते हैं जो करंट ईयर में और उसके बाद भी बेनिफिट देते हैं। मतलब कि कम से कम 2 साल तो बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, एक करंट ईयर में एक उसके बाद, कम से कम, है ना। तो ये हो गया, ये आपका नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। ऑब्वियस बात है, अभी बताया था आपका मशीन खरीदना, ये बिल्डिंग खरीदना हमेशा तो नहीं होता, ये कभी कभी आपका होता है। तो ये भी हमारा निकल के आ गया। और इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ऑब्वियस बात है, जब ये हमारे एसेट्स में इंपैक्ट डालेंगे, जब एसेट्स में मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, ये कैपिटल है तो एसेट्स की वैल्यू को तो बढ़ाएंगे बच्चे। यानी कि इनका इंपैक्ट क्या होता है कि आपका फिक्स एसेट्स की वैल्यू का बढ़ना होता है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू इससे बढ़ती है। और एसेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इनसे जो हम एसेट्स बनाते हैं ना, वो हम उनको बेचना हमारा मोटिव नहीं होता। अब देखो ना, हमने मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग खरीदा, ऑफिस बनाया, इक्विपमेंट बनाया, हमने स्टूडियो बनाया, तो बेचने के लिए थोड़े। जो बेचने के लिए आप करेंगे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। जैसे कि स्टॉक होता है, स्टॉक परचेज करना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना। तो जो चीज़ें यहाँ पे क्या बता रहा है कि जिनको हम रीसेल के लिए नहीं रखे हुए, उसको अपने एसेट्स को में यूज करने के लिए रखे हुए, वो आपका कैपिटल नेचर का होता है। तो ये 5 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, वो कह सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्सेप्ट 1। 4 कैरेक्टर बताएगा, 3 यहाँ, एक चौथा आपका उल्टा सीधा वो ले लेगा आपका रेवेन्यू वाला, तो आप वहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, है ना। ये इसका मतलब होता है अगर एमसीक्यू बनता है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है जी, हम तो इसको पॉइंट नंबर F भी कह सकते हैं इसी के अंदर में। वो क्या होगा, मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, सिग्निफिकेंट रिपेयर्स टू फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स। आपका सिग्निफिकेंट रिपेयर का मतलब होता है बड़ा रिपेयरिंग कॉस्ट, बड़ा रिपेयरिंग। सर बड़ा रिपेयरिंग डिफाइन करो क्या होता है, मैं बताता हूँ। मेरी बिल्डिंग है मेरे बच्चे, इस बिल्डिंग के अंदर में मेरा रेगुलर रिपेयरिंग होता है। कभी कुछ टूट गया, फूट गया तो उसको हम लोग सही कराते हैं। कभी अगर हमें लगता है कि यार इस बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है ना वो ठीक नहीं है, इसको चेंज करके दूसरा डिज़ाइन देते हैं, तो पूरा का पूरा जो इसका लुक है ना अंदर से, वही हम चेंज कर देते हैं बच्चे। जहाँ पे एक कैबिन है वहाँ पे 2 कैबिन होता है, जहाँ पे बैठने का स्टाफ का है वहाँ पे हम डिफरेंट तरीका, मतलब कि ऑफिस का रिकंडीशनिंग करना,
उसको बोलते हैं ह्यूज रिपेयर, बड़ा रिपेयर। तो ये बड़े रिपेयर पर जो खर्चे होते हैं ना वो भी कैपिटल नेचर के होते हैं। समझ में आ रही बात ना आपका? तो ये सभी के सभी आपका क्या होगा कि आपका ये हम लोग क्या करते हैं कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर किए जाते हैं। नाउ कम टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ये लार्ज था, ये क्या होगा जी जनरली स्मॉल होगा। अमाउंट इन्वॉल्व आपका क्या बता रहा है, जनरली स्मॉल। यहाँ था कि बेनिफिट आपका ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर होगा, और इसका बेनिफिट विद इन वन अकाउंटिंग ईयर आपका मतलब करंट ईयर में। ये जो था आपका नॉन रेकरिंग था, ये क्या हमारा हो जाएगा जी रेकरिंग आपका हो जाएगा। ये वो खर्चे थे जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है, मतलब कि आपका जो इरेगुलर नेचर के थे। इट इज इनकर्ड इन रिलेशन टू ट्रेडिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स से सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हो उससे जुड़ा हुआ, जैसे कि आपका गुड्स परचेज किया रीसेल के लिए, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, रेगुलर मेंटेनेंस मिल गया एक साथ। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ आपका फिक्स्ड आपका हो गया। रेगुलर मेंटेनेंस का मतलब कि जो आपका कभी छोटा मोटा बताया ना अभी कि कहीं टूट फूट गया तो हमने क्या किया उसका रिपेयरिंग करा दिया, ये रेगुलर मेंटेनेंस आपका होता है ना। तो ये खर्चे क्या होते हैं, रेवेन्यू नेचर के आपके होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये सर रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट क्या होगा, अब ये तो आप जान गए हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसको बोलते हैं, एसेट्स को। वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालेगा। और मेरे बच्चे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में इंपैक्ट डालेंगे। तो वही कह रहा है कि एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इज नॉट रिटर्न ऑफ कंप्लीटली अगेंस्ट इनकम। वो करंट ईयर के इनकम के अगेंस्ट राइट ऑफ नहीं करते, वो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, है ना। इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे इट इज एक्वायर्ड रदर इट इज कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब कि उसको एसेट के रूप में, मतलब जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है हम उसको एसेट के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। हाउएवर ओवर टाइम अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट जनरली ग्रेजुअली क्या करते हैं हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सर समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। ये लिखिए, ये देखिए, आप मेरे साथ सुनेंगे बात। हम लोगों ने मेरे बच्चे एक मशीन परचेज किया, मशीन 5 लाख रुपीज़ का। मुझे बताओ ये 5 लाख का जो मशीन परचेज किया हम कहाँ दिखाते हैं, हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसको एसेट साइड में, एसेट साइड में। लेकिन मेरे बच्चे ये जो बैलेंस शीट में आपने एसेट साइड में दिखाया ना, ये हमेशा आपका एसेट नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे क्या होता है कि हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। सर कैसे, याद कीजिए, 1 साल गुजरने के बाद हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मान लो 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका, फिर इसकी वैल्यू कितनी रह जाती है, 4 लाख रुपीज़ बैलेंस शीट में। और वो 1 लाख क्या होता है जी, हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन के रूप में दिखाते हैं। तो कोई भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आज है मेरे बच्चे, मतलब कि जो बैलेंस शीट में है वो हमेशा के लिए बैलेंस शीट में थोड़े ही रहेगा। हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके उतना अमाउंट कम करते हैं, उसको प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। जैसे ही वो अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जाता है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट किया जाता है, मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। यानी कि कोई पूछने की बताओ डेप्रिसिएशन क्या है, बोलना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में जो मशीन है या मशीन क्या है तो बोल देना कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही बातें कह रहा है, सुनो ना। एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इज नॉट रिटर्न ऑफ कंप्लीटली against income in the accounting period in which they are acquired. Rather it is capitalized, यानी कि एसेट के रूप में रिकॉर्ड करता है। However कहता है कि however over time amount of capital expenditure is recognized as revenue expenditure. It gets gradually charged against the profit in a systematic manner reflecting the benefits consumed out of profit, जिसको कि हम वही बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द एक्विजिशन ऑफ मशीन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट चार्जिंग रेगुलर आपका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, है ना। तो एन एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर चार्ज एज एक्सपेंस आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। अब देखो ना, मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ जो आज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब एसेट है, कल को क्या एक्सपेंस बन जाएगा। तो जब मेरे बच्चे वो एक्सपेंस बन जाएगा हम क्या बोल देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जब तक वो बैलेंस शीट में हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस साल हमने क्या किया जी, अगले महीने का एडवांस रेंट पे किया, प्रीपेड रेंट, तो इस साल के बैलेंस शीट में गया ना, हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगले साल क्या होगा, वो आपका प्रीपेड रेंट कहाँ चला जाएगा, अगले साल के प्रॉफिट लॉस में। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना वो क्या बन गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका।
चेंज तो होगा ही होगा ना आपका, समझो मेरी बात ना, क्योंकि हमेशा वो थोड़े रहेगा बैलेंस शीट में। तो जब तक वो बैलेंस शीट में तब तक आप उसको बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका। अब उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, अब आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का मैंने पूरा निकाला हुआ है, कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंसेस बताया। एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा है, कुछ नया नहीं है। इसका बेनिफिट क्या बता रहा जी, कई वर्षों तक मिलेगा आपका, कंज्यूम ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कई साल तक इसका बेनिफिट विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर मिल जाता है। ये आपका नॉन रेकरिंग है, ये रेकरिंग है। द अमाउंट इसमें जनरली बड़ा होता है, इसमें स्मॉल होता है। ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है, ये आपका इनकम स्टेटमेंट में अभी बताया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट मैच्ड अगेन कैपिटल रिसीट्स। मतलब मैं बता दूं, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, यानी कि एक्सपेंस, हम ये मैच करते हैं अगेंस्ट रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि आपका इनकम के अगेंस्ट हम क्या करते हैं जी, मैच करते हैं। दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहाँ के लिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए है। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स इक्वल होंगे ऐसा नहीं होता, हम उसको मैच नहीं करते मेरे बच्चे। कभी सुना आपने कि एसेट्स में एसेट्स हमारा इतना है जी, लायबिलिटी इतना, उसको मैनेज करके प्रॉफिट निकाले? नहीं, हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू में एक्सपेंस को मैनेज करके। तो रेवेन्यू नेचर के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसीट्स के अगेंस्ट मैच किए जाएंगे, लेकिन जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल रिसीट्स यानी कि लायबिलिटी साइड से मैच नहीं होता, मैच नहीं किया जाता। हम उसमें ऐसा नहीं कि हमें कोई पर्पसली उसको मैनेज करना, हमने कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है ना। इट मे बी इनकर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑपरेशन, ये कभी भी कर सकते हैं। मशीन बिल्डिंग हमने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले स्टार्ट कर लिया, खर्च कर लिया, हो सकता है। बैंक लोन हमने क्या किया, पहले से ले लिया, हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे ये जो खर्च होते हैं ना, वो तो एक्सपेंस है ना, बिजनेस को ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद ही ये खर्चे किए जा सकते हैं, उसके पहले होने का सवाल ही नहीं बनता। दोबारा सुनिए, मैं आज एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा ना, तो उसको स्टार्ट करने के पहले मुझे पैसे इकट्ठे करने होंगे। तो मैं बैंक से लोन लूंगा, मैं अपना क्या करूंगा जी, कुछ कैपिटल लगाऊंगा, मुझे मशीन खरीदना होगा, बिल्डिंग, पहले सारे इंतजाम किए जाते हैं। जब एक बार ये सारे खर्चे हो जाते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं कि आपका ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बिजनेस के ऑपरेशन को, ऑपरेशन मतलब कि गुड्स बेचना खरीदना, उसके पहले का भी हो सकता है, उसके पहले भी किया जा सकता है और उसके बाद भी, मतलब बीच में भी किया जा सकता है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद ही होगा ना बच्चे। रेंट अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया है, तो हम रेंट कैसे पे करेंगे, हम सैलरी क्यों पे करेंगे? काम स्टार्ट करने के बाद ही, काम मतलब कि अपना प्रोडक्शन सेल स्टार्ट करने के बाद ही, सेल हो या ना हो, लेकिन ऑपरेशन तो स्टार्ट हो जाए तभी तो ये खर्च होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एमसीक्यू में किसी भी 2-3 पॉइंट को लेकर बना के कर सकता है। इट टेंड्स टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी और रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं ना, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। मशीन लेना, जो काम हम हाथ से कर सकते हैं उसके बदले में मशीन से काम कर रहे हैं, हमारा क्या एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। मैं मेरे बच्चे जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, मैं चाहूँ तो एक DSLR कैमरे से भी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको अच्छी क्वालिटी देने के लिए मैंने हाई रेजोल्यूशन कैमरा लिया हुआ है। तो क्या मेरे एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। मेरे जो ये बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग के ऊपर मैं एक और फ्लोर में बना देता हूँ, मेरे एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो सारे खर्चे जो बिजनेस के एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, एंड जो एफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं उसको रेवेन्यू नेचर का। सर मेंटेन, हाँ क्यों नहीं, ये जो नॉर्मल रिपेयरिंग होता है, जो टूटना फूटना, नॉर्मल पेंटिंग करा देना, मशीन कुछ ख़राब हो गया उसमें थोड़ा सा सही करा देना, गाड़ी चला रहे हो पंचर हो गया उसको ठीक करा देना, इससे एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ती है। ये क्या होता है, एफिशिएंसी हम मेंटेन रखते हैं। तो कोई भी एक्सपेंस जिससे एफिशिएंसी आपका मेंटेन रहता है वो हमारा, मतलब कि नॉर्मल जो रिपेयरिंग होते हैं बिजनेस के अंदर में, वो आपका रेवेन्यू नेचर का होगा। और जो आपके एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, जो एफिशिएंसी बढ़ाएगा, जैसे कि हमने क्या किया, मशीन का जो आपका इंजन था ना बच्चे, पहले वो पेट्रोल था, अब हमने क्या किया, उसको CNG में कन्वर्ट कर दिया, एफिशिएंसी बढ़ेगा, मेरा पेट्रोल का खर्च कम होगा, हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। हमने अपने बिल्डिंग पे एक फ्लोर और बना दिया, एफिशिएंसी बढ़ेगा मेरा, हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। मतलब ये जो खर्चे होते हैं जो एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है ना। और जो मेंटेन करते हैं, इट हेल्प्स इन कैरिंग ऑन द एक्टिविटी इन द करंट, मतलब कि ये एफिशिएंसी को मेंटेन करने पे जो खर्च करते हैं। इट मे बी इनकर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, वो तो बता दिया बदमाश, दोबारा क्यों बता दिया, है ना, ये चीज़ निकल के वो इंस्टीट्यूट ने 2 बार लिखा था तो मैंने इसे कॉपी करा दिया ना। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर,
अरे एक ही चीज इंस्टीट्यूट ने कितनी बार लिखा, सब तो बता दिया। क्या रूल है जी, जो बड़े नेचर का होगा, कहता है कि एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसका यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होगा, तो वो सभी क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। दे आर नॉट मींट फॉर रिसेल, बता दिया पहले आपका, इनका मोटिव हमें बेचना नहीं होता, ये हमारे क्या करते हैं, ऑपरेशन में उनको यूज करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि इफ मोटर कार डीलर बायज अ पीस ऑफ फर्नीचर विथ ए व्यू टू यूज इट्स बिजनेस कैपिटल, ऑब्वियस बात है, एक मोटर कार ओनर है, उसने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर क्यों परचेज किया, बिजनेस में यूज करने के लिए, है ना, तो एक एसेट के रूप में ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये कुछ भी नहीं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। ये सब ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है। अब आपका वही एग्जाम्पल फिर दोबारा समझा रहा आपको, जो हम ऊपर समझा चुके हैं। एग्जाम्पल्स क्या जी, जैसे कि लैंड बिल्डिंग मशीनरी परचेज करना, आपका लीज होल्ड लैंड बिल्डिंग लेना, वो भी हमारा है। गुडविल परचेज किया, गुडविल किसी कंपनी के ब्रांड को परचेज किया हमने, तो किसी कंपनी के ब्रांड को परचेज करेंगे, उस ब्रांड से हम कई साल तक बेनिफिट कमाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका है। कॉस्ट ऑफ एडिशन और एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, एग्जिस्टिंग एसेट्स में कुछ एडिशन कर रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं, 1 फ्लोर से 2 फ्लोर बिल्डिंग कर देना, 2 फ्लोर से 3 फ्लोर कर देना, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग सेकेंड हैंड मशीन, हम लोगों ने पढ़ा बच्चे डेप्रिसिएशन में, या पढ़ेंगे आप, वहाँ मैंने बताया हुआ है या बताएंगे आपको कि सेकेंड हैंड एसेट्स जब परचेज करते हो ना, कोई भी सेकेंड हैंड एसेट्स, तो फिर बच्चे सेकेंड हैंड में एसेट्स में पहली बार जो ओवरहॉलिंग यानी कि उसके रिपेयरिंग पे खर्च होता है, पहली बार, मतलब कि उस एसेट को अपने लायक यूज करने बनाने के लिए, यूज करने लायक बनाने के लिए जो भी खर्चे करते हैं हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। मतलब कि जैसे एक हमारा मशीन है, एक मशीन हमने सेकेंड हैंड परचेज किया, या चलो एक कार की बात करते हैं, एक कार क्या परचेज किया मैंने सेकेंड हैंड, उसका थोड़ा रिपेयरिंग करा दिया, पेंटिंग करा दिया, थोड़ा फिनिशिंग करा दिया, थोड़ा सा कलरिंग करा दिया, ये जितने सारे खर्चे आप करते हो सब हम बोलते हैं कि यार हमारे मुताबिक यूज करने लायक बनाने में खर्च हुआ है। और पहली बार जितने सारे खर्चे ऐड करते हो ना बच्चे, इनकर्ड करते हो, सब एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन कहता है कि सेकेंड हैंड कोई आपने एसेट परचेज किया है, कोई मशीन बिल्डिंग कुछ भी, और उसके ओवरहॉलिंग पे या उसके रिपेयरिंग पे या किसी तरीके खर्च किया फर्स्ट टाइम जो पहली बार होता है, वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको जाएगा। फिर एक्सपेंडिचर कहता है ऑन पुटिंग एन एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, मैंने एक एसी परचेज किया, अब एसी जब मेरे पास आता है एक कवर्ड पैकेट के अंदर में आता है, उसको वर्किंग कंडीशन में बनाने के लिए, मतलब उसको यहाँ वर्किंग तो इस पे दीवार पे करेगा ना बच्चे, यहाँ फिक्स करना होगा ना, तो यहाँ पे फिक्स करने तक में जितने सारे खर्चे होंगे वो सेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। एक ट्रक हमने परचेज किया है, ट्रक, वो ट्रक जो नया आता है ना, वो पता क्या होता है, उसके ऊपर में बॉडी नहीं होता, बस उसके चक्के होते, इंजन होता, आगे का स्टीयरिंग होता है। उसको वर्किंग कंडीशन में लाने में, मतलब कि उसको ट्रक के रूप में यूज करने में, यानी कि उस पर जो बॉडी फिट किया गया, उस पर जो कलरिंग किया गया, तेरा मुंह काला मुंह, सब जो लिखा गया, इन सब पे जितने सारे खर्चे होते हैं ना, सब एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन में आता है। जो भी आपके एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा या एसेट को यूज करने लायक बनाएगा पहली बार, जैसे कि आपका ये कॉस्ट ऑफ कहा गया, ओवरऑलिंग खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन पुटिंग एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन हो गया, या फिर जो हमारे एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जिससे हमारी अर्निंग बढ़ेगी, मतलब एडवांस मशीन आया, नया टेक्नोलॉजी आया, पेटेंट्स हमने लिया, कॉपीराइट्स हमने कुछ लिया, ये सब हमारे क्या करते हैं, अर्निंग को बढ़ाते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि इतना भी क्या सोचना यार, जो आपको लगता है कि भैया इससे मेरी अर्निंग बढ़ेगी, ये मेरे एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, ये मेरे पास एक एसेट के रूप में काम करेगा, जिस दिन आपको यानी कि मैनेजमेंट को लगता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो लगता है कि यार हमने परचेज किया और इस साल ही बेनिफिट खत्म हो गया, तो उसको हम क्या रेवेन्यू बोल देंगे। अब यहाँ पे खुराफाती आपका दिमाग बोलेगा, मुझे विश्वास है कि सर हम लोगों ने क्या किया, एक कैलकुलेटर परचेज किया एक बिजनेस के अंदर में, और ये 5 साल 10 साल तक यूज होगा, तो क्या इसको भी हम कैपिटल मान लें। तो मेरे बच्चे फिर यहाँ पे दिमाग आता है कि यार ये तो सोचो ना, बैलेंस शीट में जितने सारे सेट्स हैं वो लैक्स में है, 8 लाख 10 लाख करोड़ में, और ये 100 रुपये का चीज़, तो 100 रुपये का चीज़ दिखाना बैलेंस शीट में, जहाँ पे लैक्स में करोड़ में आइटम, वहाँ कहाँ ठीक लगता है।
तो हमारा अकाउंट्स कहता है कि यार इसको छोटा अमाउंट मान लो ना, स्मॉल अमाउंट का, और इसमें क्यों टेंशन लेते हो। तो मर्टिलिटी अलाउ करता है ना, मर्टिलिटी के छोटे मोटे आइटम्स तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो छोटे मोटे आइटम्स होते हैं हम इसको स्टेशनरी मानते हुए हम एक्सपेंस दिखा देते हैं, इवन दो कई साल तक बेनिफिट मिलेगा। मतलब माइंड को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल स्टिक मत कर दो कि हमने कसम खा लिया है कि भैया जो 10 साल तक बेनिफिट देगा हम उसको एसेट्स के रूप में दिखाएंगे। कैसे दिखा सकते हैं? मेरे पास बिल्डिंग है करोड़ रुपए का, मेरे पास मशीन है लाखों रुपए का, मेरे पास फर्नीचर है लाखों रुपए का, वहाँ पे 100 रुपये 200 रुपये का सामान एसेट्स रुपये कैसे दिखा सकते हैं? तो अकाउंट्स हमें अलाउ करता है कि फिर आप इसको छोटा अमाउंट मानते हुए एक्सपेंस दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास निकल के आपका आया। अब रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही आपका जो अर्निंग कैपेसिटी में आपका जो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता बच्चे, जो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। अब अगर बिल्डिंग के अंदर में, ऑफिस के अंदर में आप छोटे मोटे रिपेयर नहीं कराते हैं तो कैसे मेंटेन हो पाएगा आपका? आपके इनमें जितने सारे खर्चे होते हैं, हम जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी पे करना, रेंट पे करना, इस सबसे क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ता है। रेंट पे करने से एफिशिएंसी बढ़ नहीं जाता है, रेंट पे करने से क्या होता है? एफिशिएंसी मेंटेन होता है कि हाँ जो हम काम कर रहे हैं वो आपका काम ठीक से चल रहा है ना। तो ये चीज़ें आपका कहता है, आपका रेवेन्यू के बारे में आप देखेंगे एग्जैक्टली वही बात जो बता रहा हूँ। और उन्होंने एग्जांपल में क्या किया जी, आपका सैलरी जो पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन आपका हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर्स आपके हो गए, मतलब वही स्टेशनरी सब, इन्वेंट्री आपका हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, टैक्सेज लीगल चार्जेस पे कर रहे हैं, छोटे मोटे और खर्चे कर रहे हैं, सब रेवेन्यू नेचर के आपके होते हैं, सब रेवेन्यू आपका, ठीक है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे बच्चे कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। सर कहना क्या चाहते हो? मैं ठीक से समझाओ, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख दूँ, थोड़ा सा 2 मिनट बैठ जाऊँ, मैं थक गया हूँ, सुबह से एक्चुअली रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा थक गया हूँ एक्चुअली, थोड़ा सा सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप मुझे बताओ, अगर मान लो कोई आपसे पूछता है कि वेजेज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर वेजेज तो रेवेन्यू है, एक्सपेंस हम मानते हैं, हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, इतना सही कि मैं क्या बताऊं, मतलब आप बहुत प्यारे बच्चे हो। लेकिन एक बात बताओ, वेजेज अगर हमने पे किया है मशीन के कंस्ट्रक्शन पे, मशीन आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बिल्डिंग आप बना रहे हो और उस पर वेजेज पे किया, क्या वो भी एक्सपेंस मानेंगे? ना बच्चे ना। अगर हम कोई मशीन बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं और उस पर अगर हम वर्कर्स को वेजेज पे कर रहे हो तो मशीन के कॉस्ट को बढ़ा रहा है, मशीन के कॉस्ट में ऐड होता है। अरे पढ़ा है बदमाश इतना अकाउंटेंसी आपका, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर एग्जाम में कहता है कि वेजेज पे किया, सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, बताओ कहाँ जाएगा? बोलना रेवेन्यू नेचर का है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। लेकिन बोलते हो वेजेज पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो क्या होगा? बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा। पढ़ा है आपने कितने सारे चैप्टर में, या पढ़ेंगे मेरे साथ अभी आप आगे कि फाइनल अकाउंट में पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने बताया आपको, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं बच्चे, आपका वो कहता है कि जरा बताओ इंश्योरेंस का क्या है, तो बोलना कि एक्सपेंस है रेवेन्यू नेचर का। लेकिन मेरे बच्चे अगर आप कहीं पे प्लांट परचेज कर रहे हो, कहीं मान लो कोई आपने कहीं पे मशीन परचेज किया और जहां पे मशीन परचेज किया और वहां से आपका जो ऑफिस है वो मान लो 100 किलोमीटर दूर पे है और आपको डर लगा कि कहीं मशीन वहां से जो आ रहा कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, आपने मशीन का इस रास्ते का ट्रांजिट का आपने इंश्योरेंस करा दिया। ये आपका कैपिटल नेचर का है क्योंकि मशीन के कॉस्ट में होगा। अगर मान लो आपको कहता है कि फ्रेट पे किया, बताओ क्या है? तो रेवेन्यू नेचर, एक्सपेंस है, रूटीन में खर्चे होते हैं। लेकिन फ्रेट पेड फॉर ब्रिंगिंग मशीन टू द गोडाउन या मशीन टू द फैक्ट्री, वो क्या है? वो कैपिटल नेचर का क्योंकि मशीन के कॉस्ट में होता है। अरे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो खर्चे नॉर्मली आपका रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन अगर वो एसेट के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, एसेट को इंस्टॉल करने में, एसेट को पुट टू यूज करने में, रनिंग कंडीशन में लाने में अगर उन खर्चे को किया गया है तो हम एसेट की कॉस्ट में उसको ऐड करते हैं। आपने पता नहीं कितना इसकी पढ़ाई किया है, कितनी पढ़ाई किया है, कितनी पढ़ाई की आपने। तो वही आपको यहाँ पे समझा रहा है मेरे बच्चे। ये देख लो आप यहाँ पे कि जो ऐसे तो अगर उस नाम को देखो तो रेवेन्यू है, लेकिन उनको कभी कभी कैपिटल ट्रीट करते हैं। जैसे कि कहता है कि रिपेयर कह देगा तो हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू है। लेकिन कहता है कि मेजर रिपेयर ऑन मशीन ऑन बिल्डिंग, मेजर रिपेयर का मतलब हो गया कि जैसे कि हमने क्या किया, पूरा का पूरा उसका लुक ही चेंज कर दिया,
मेजर रिपेयर, एक गाड़ी में परचेज करता हूँ, मान लो आपका कौन सा कोई भी ले लो, मान लो ऑल्टो मैंने परचेज किया, उसका पूरा का पूरा उसका रूपी चेंज करा दिया मैंने, उसका पूरा डिजाइन ही चेंज करा दिया, मेजर रिपेयर हो गया, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। बड़े बड़े खर्चे सारे फिक्स कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो जो रिपेयर है वो रेवेन्यू है, लेकिन कहता है कि ह्यूज अमाउंट आपने किया जी कोई सेकंड हैंड मशीन पे आपका, तो क्या करेंगे, कैपिटलाइज करते हैं। वेजेस नॉर्मली क्या होता है, रेवेन्यू का, लेकिन वेजेस पे क्या कंस्ट्रक्शन कहता है कि और या इंस्टॉल करने फिक्स, तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। ब्रोकरेज, गवर्नमेंट चार्ज, लीगल एक्सपेंस सब क्या होता है, रेवेन्यू होता है। लेकिन ये खर्चे अगर आपके एसेट के परचेज पे लगे हुए हैं, हमने कोई मशीन परचेज किया और किसी को ब्रोकरेज पे किया, कमीशन पे किया, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। हमने मशीन परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया और उसके रजिस्ट्रेशन पे हमने पैसे खर्च कर दिया, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, वो सब आपका। तो ऐसे तो रेवेन्यू है, बट क्योंकि एसेट से जुड़े हैं तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। रॉ मटेरियल स्टोर्स, रॉ मटेरियल परचेज किया, रेवेन्यू है, लेकिन उस रॉ मटेरियल में से कुछ रॉ मटेरियल को आपने अपने बिल्डिंग को बनाने में यूज कर लिया, तो कैपिटल हो गया, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। पढ़ा ना हमने, है ना। डेवलपमेंट खर्चे क्या है, रेवेन्यू है, लेकिन डेवलपमेंट खर्चे मान लो हमने क्या किया जी, हमने कोई माइंस या प्लांट के ऊपर में खर्च कर दिया, उनके डेवलपमेंट पे तो बड़े खर्च होते हैं, हम कैपिटल मानते हैं आपका, ठीक है ना। ये आपका निकल के आया, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो ये सारी बातें मेरे बच्चे आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अब मैं आपको बहुत मस्त चीज़ लेके आ रहा हूँ, ये देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पता नहीं बचपन में आपने इसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट चेंज हो चुका है, कंप्लीट। सुनिए मेरी बात, डिफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, लिखना बंद, मेरी बात सुनेंगे, सुनिए मेरी बात। पता है 2000 आपका 2023 मान लो ये हमारा क्या है जी, करंट ईयर, कुछ भी हो सकता है, मान लो हमारा ये करंट ईयर है, ठीक है। और मैंने क्या किया मेरे बच्चे, इसी साल में सीओसी एजुकेशन को लॉन्च किया। सीओसी एजुकेशन को मैंने क्या किया, इसको लॉन्च किया। ऐसे मैंने सीओसी एजुकेशन को 2017 में लॉन्च किया था। कितने साल हो गए, 17 के इनमें मतलब हो गए कुछ साल हो गए हैं, मैंने बहुत पहले मतलब हो गया टाइम, अभी 19 में शायद लॉन्च किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो पता क्या होता बच्चे, जब मैंने इस कंपनी को लॉन्च किया ना, तब से अभी तक मैं रेगुलर एडवर्टाइजमेंट कराता हूँ, रेगुलर। आप देखते भी होंगे आपके यूट्यूब पे, गूगल पे, आपके सोशल मीडिया पे, हमारी टीम, बहुत सारी टीम यहाँ पे लगभग 30-40 लोग बैठे हुए हैं जो पूरा मार्केटिंग पे काम करते हैं और मस्त तरीके से काम कर रहे हैं। इनके मार्केटिंग पे मतलब एडवर्टाइजमेंट पे कॉन्टिन्यूस मेरे खर्च हो रहे हैं, मेरे मतलब कि सीओसी एजुकेशन के। आप मुझे बताइए कि एडवर्टाइजमेंट पे, मार्केटिंग पे जो मैं खर्च कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूस, ये मेरा क्या है, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस है मतलब बिजनेस का रूटीन खर्चे हैं। अरे एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा तो फिर तो कैसे काम चलेगा, और जो एडवर्टाइजमेंट आप करा रहे हो क्या वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, हमेशा आपका बिजनेस के रूटीन में खर्चे हो रहे हैं। तो फिर सर ये आप क्या यहाँ बताने वाले थे, मैं आपको समझाता हूँ। और मैं समझाता हूँ, पता है क्या, मैं सीओसी एजुकेशन को हटा के ना एक रियल एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एक कंपनी थी, अब तो नाम पता नहीं, सुनने में नहीं आता, ये चली गई पता नहीं कहाँ, एयरसेल आई थी, ये 2012-13 में शायद ये लॉन्च हुई थी कंपनी एयरसेल। पहले ये साउथ में काम करती थी, टेलीकम्युनिकेशन में, फिर ऑल ओवर इंडिया में इसने अपने आप को लॉन्च किया था। और ये कंपनी लॉन्च हुई थी मेरे हिसाब से 2000 याद नहीं आ रहा, 13 में 12 में ऐसे कुछ लॉन्च हुई थी। जब ये कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने आप को लॉन्च की थी, मोबाइल के अंदर में, मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर में, इसने 2013 में मेरे बच्चे, इसने क्या किया था, 280 करोड़ रुपीज का खर्च किया था, 280 करोड़ रुपए का। आप मुझे बताओ कि जब कोई नया प्रोडक्ट या नई कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है ना, तो उन कंपनीज को, उन प्रोडक्ट को अपना प्रेजेंस बताने के लिए क्या होता है कि वो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर, ह्यूज अमाउंट, बड़े खर्च करने पड़ते हैं। अब देखो, पेप्सी का नाम जानते हो आप जो एयरटेल का नाम जानते हो, एयरटेल, वोडाफोन, वो भी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं जी। तो आपका जो एयरटेल है, आपका क्या नाम है, वोडाफोन है, सीओसी एजुकेशन है, रिलायंस है, सभी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। वो रूटीन खर्चे हैं, रूटीन खर्चे, हर एक का एक बजट होता है, उसके हिसाब से हर एक साल करते हैं, तो रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन मेरे बच्चे,
एयरसेल जब आई मार्केट में तो उसने स्टार्टिंग में अपने प्रेजेंस को शो करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट किया है, एक्सेप्शनली हाई। ये आप मुझे बताओ कि ये जो इन्होंने जो पैसे खर्च किए 2013 में, इस खर्च का बेनिफिट, इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट क्या उनको सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा या हर एक साल मिलेगा? मैं थोड़ा सा और आगे की हिस्ट्री बताता हूँ। इन्होंने क्या किया ना, 2014 में 60 करोड़ रुपीज का खर्च किया था एडवर्टीजमेंट पे। 2015 में अगेन 60 करोड़ का, 2016 में भी इन्होंने खर्च किया था 60 करोड़ का। मतलब 60 हर एक साल वो खर्च कर रहे थे। उन्होंने एक बजट बना दिया था, लेकिन जिस साल लॉन्च हुआ था वो 280 करोड़, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो पैसा इन्होंने इतना खर्च किया, ये पैसा जरा बताओ कि मैं मानता हूं कि ये जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है ना, ये आपका हर एक साल उनको कराना पड़ेगा, क्योंकि हर एक साल वो रिक्वायरमेंट है बिजनेस की। वो आपका जो जिस साल कराया जा रहा है, हम मानते हैं कि उस साल उसका बेनिफिट मिलेगा। यही मानते हैं कि जो रूटीन में एडवर्टीजमेंट होते हैं उसका बेनिफिट उस साल मिलेगा। मैं हर एक महीना एडवर्टीजमेंट कराता हूँ, हर एक साल कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये रूटीन खर्च, जैसे सैलरी पे कर रहा हूँ लोगों को, रेंट पे कर रहा हूँ, कमीशन पे कर, उस तरीके से ये भी पे करना होगा। लेकिन जब कोई आप लॉन्च करते हो और बड़ा अमाउंट करते हो ना मेरे बच्चे, तो ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट कई साल तक मिलेगा, कई साल तक। क्योंकि हम मानते हैं कि इससे जो कस्टमर बनेंगे वो फिर अगले साल आएंगे, फिर उससे और ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा बनेंगे, और ये मानते हो हम इस खर्च को करते हैं। इसको, ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया ना, सुनना ध्यान से, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जिसका बेनिफिट कई साल तक आपको मिलेगा, हम इसको बोलते हैं डिफर्ड। क्या बोलते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर का है, मतलब जिसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, लेकिन हमें उसको डिफर्ड करना होगा, उसको पार्ट पार्ट में प्रॉफिट लॉस में दिखाना होगा। मतलब सारा पैसा एक साल के प्रॉफिट लॉस में दिखाने के बजाय इसमें से कुछ पैसा यहाँ दिखाइए एक्सपेंस के रूप में, कुछ यहाँ दिखाइए, कुछ यहाँ दिखाइए, कुछ यहाँ दिखाइए, उसको हम बोलते हैं आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड का मतलब कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको डिफर्ड किया जाएगा, मतलब सिर्फ इस साल प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाया जाएगा, उसको टुकड़े टुकड़े करके कई साल तक हम प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे। उसको बोलते हैं, क्या हमने बोला? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोबारा सुनिए, वो रेवेन्यू नेचर का है। क्या रेवेन्यू नेचर का? क्योंकि एडवर्टीजमेंट की बात की जा रही है, लेकिन क्योंकि इसका बेनिफिट कई साल तक मिलेगा, तो ऐसे खर्चों को हम डिफर्ड यानी कि पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हर एक साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। अब मुद्दे की बात सुनिए। मीनिंग तो मैंने समझा दिया कि डिफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलेंगे? डिफर्ड। आपका पता बच्चे, एक चेंज आया अकाउंटिंग के अंदर में पिछले 1-1.5 साल के अंदर में, और उस चेंज के मुताबिक अकाउंट्स अब क्या बोलता है कि डिफर्ड नाम का कोई चीज होगा नहीं अब। मतलब कोई भी खर्च जिस साल आप इनकर्ड कर रहे हो ना, जिस साल, चाहे वो एक्सेप्शनली हाई क्यों ना हो, अगर वो एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का आपको दिखता है, रेवेन्यू नेचर का, एडवर्टीजमेंट है ना, रेवेन्यू नेचर का है, तो आप उसको डिफर्ड यानी कि पार्ट पार्ट में नहीं दिखा सकते। अब हमारा जो नया अकाउंटिंग है, जिस साल में आपने एक्सपेंस किया उस साल में ही उसको प्रॉफिट लॉस में दिखाना है। मतलब इस वर्ड का मतलब रह नहीं गया। अब एक्चुअली कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड रहा ही नहीं, क्योंकि जितने भी एक्सपेंडिचर, चाहे छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो, जिस साल आपने खर्च किया उस साल ही प्रॉफिट लॉस में उसको दिखाना है। हम उसको डिफर्ड नहीं कर सकते, मतलब उसको पार्ट पार्ट में नहीं कर सकते, पहले होता था, है ना। तो अगर किसी से आप डिस्कशन कर रहे हैं किसी बच्चे से और डिफर्ड रेवेन्यू का कुछ अलग मीनिंग बता रहा है, तो मेरे बच्चे आप उसकी बात मत सुनना, उसको देखना, उसकी बात सुनना, हंसना और फिर भाग जाना वहाँ से, बोलना कि आप बदमाश हो। हमारे संतोष सर ने बताया है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। खर्चे या तो रेवेन्यू होंगे या फिर कैपिटल होंगे, बस। ये देखो आपका नोट, ध्यान से सुनना। आफ्टर द इशुएंस ऑफ AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये वर्ड याद रखेंगे। जितने भी एक्सपेंडिचर जो आपका रिकॉग्नाइज होगा, वो जो डिफर्ड हुआ था उसको भी हमें क्या करना होगा जी? सिंपल रेवेन्यू ट्रीट करना है। मतलब जिसको आज तक हम डिफर्ड कहा करते थे, हम उसको क्या मानेंगे? अब रेवेन्यू मानेंगे। रेवेन्यू मानने का मतलब कि उसको जिस साल में इनकर्ड किया उस साल ही खर्च के रूप में दिखाना होगा। ठीक है ना, ये इसका मतलब निकल के आया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमने क्या किया? रेवेन्यू क्या क्या ट्रीट कर लिया, देख लिया हमने। एक तो रेवेन्यू कैपिटल में फर्क क्या होता है, फिर हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है, सेम चीज वहां से निकल के आ रहा है। एक हमने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम सुना, और सबसे मजे की बात कि नाउ देयर इज नो एनी वर्ड कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
because any expenses which we have incurred which is in the nature of deferred, now that should be treated as revenue expenditure and that should be transferred to the year in which that has been incurred in the income statement account. उनके प्रॉफिट लॉस में उस साल ही ट्रांसफर किया जब आपने इनकर्ड किया है। आइए अब जैसे कुछ आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि बताओ जी ये कैपिटल है रेवेन्यू के डेफर्ड अगर आपको लगता है कि भैया रेवेन्यू नेचर का है बट कई साल तक बेनिफिट मिलेगा, आप बोल देना डेफर्ड है। लेकिन डेफर्ड का ट्रीटमेंट पूछेगा अगर, तो अब क्या होता है जी, जिस साल हमने इनकर्ड किया उस साल ही उसको हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो सुनिए अब ध्यान से, यहाँ पे पूछ रहा आपसे कैरेज पे क्या 7500 स्पेंट ऑन मशीनरी, मशीन को परचेज करने पे इंस्टॉल करने पे कैरेज पे क्या मशीन के कॉस्ट में ऐड करते हैं, कैपिटल नेचर का हो गया। हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या, डेफर्ड रेवेन्यू हो गया। 200 पेड फॉर सर्विसिंग द कंपनी व्हीकल इंक्लूडिंग 50 पेड फॉर चेंजिंग, ये नॉर्मल रिपेयरिंग खर्च होता है। आप दिमाग ओपन रखो, आप नॉर्मल खर्च है, इससे कोई एफिशिएंसी थोड़े बढ़ता है, नॉर्मल मेंटेन करते हैं, रेवेन्यू हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट, ये आपके कैपिटल नेचर का हो गया। और सॉल्यूशन दिया है बट गलती से यहाँ लिख के उसका आंसर यहाँ पे आपके पास हो गया। बोलता बताओ रेवेन्यू है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका है ना। 2 क्वेश्चन कहता कि पेड अ बिल, ओ मेरा वो अमृत गिर गया, बदमाश, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे ये मेरा अमृत है, इसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, इसको मैं पीते रहता हूँ जब थकता हूँ। तो यहाँ देखिए आप, कहता है कि आपका पेड ए बिल ऑफ 10,000 ऑफ मिस्टर कुमार हु हैज इंगेज्ड एज द इरेक्शन इंजीनियर। आप अपने बुक में देखना, मैं यहाँ देख रहा हूँ, बुक में ही सब कुछ है। पेड अ बिल ऑफ 10,000 ऑफ मिस्टर कुमार हु हैज इंगेज्ड एज द इरेक्शन इंजीनियर। इरेक्शन इंजीनियर का मतलब होता है कि जो मशीन को इरेक्ट यानी कि इंस्टॉल करता है। तो मशीन को इंस्टॉल करने में जो भी खर्चे करेंगे मेरे बच्चे, मैं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानता हूँ। मशीन 20,000 का है जो न्यू फैक्ट्री साइट पे लगाया जा रहा है, बोला ना, ये तो एसेट है ही, ये भी एसेट्स आपका। इनका 26,000 आपका एक्सपेंडिचर ऑन वेरिड एडवर्टीजमेंट कैंपेन अंडरटेकन ईयरली ऑन, जो रेगुलर बेसिस पे एडवर्टीजमेंट करा रहा हो तो रेवेन्यू आपका होगा। In accordance with long-term plan for providing a well-equipped labor welfare center, spent 90,000 being the budget allocation of the year। आपका लॉन्ग टर्म कोई प्लान आपका है जी, और कहता है कि इन अकॉर्डेंस विथ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग वेल इक्विप्ड लेबर वेलफेयर सेंटर, कोई लेबर वेलफेयर सेंटर आप बना रहे हैं, है ना, उस पर आपने जिसका कई साल तक बेनिफिट आपको मिलेगा जी, लॉन्ग टर्म प्लान आपका है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। कह रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्लासिफाई, ये सब पढ़ जाएंगे मेरे बच्चे, सारी बातें तो मैंने समझा दी, देयर इज नथिंग कॉल्ड न्यू आपका यहाँ पे, ये सब आप देख लेंगे, है ना, और सब पढ़ जाना है सब कुछ। कुछ डाउट हुआ तो डाउट सेशन टाइम पे मुझसे बात करेंगे, बट देयर इज नो एनी डाउट, यू नो एवरीथिंग। कहता है कि स्टेट द कैपिटल रेवेन्यू आपका 350 वाज स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ए सेकेंड हैंड मशीन। सेकेंड हैंड मशीन जब भी आप उस पर करेंगे, सेकेंड हैंड का मतलब कि हमने सेकेंड हैंड ही परचेज किया है, तो सभी कैपिटलाइज करते हैं उसके ऊपर के खर्चे आपका, तो हम वही बोलेंगे। आपने कंपनसेशन पे क्या एम्प्लॉय को जो रिट्रेंच मतलब हटा दिया गया, रेवेन्यू है, एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा आपका, कोई एसेट्स थोड़े बन गया कि इसका बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा। 150 पे किया कनेक्शन ऑफ कैरेज ऑन गुड्स परचेज किया, एसेट्स थोड़े परचेज किया। अगर एसेट परचेज किए रहते उस पर कैरेज होता, हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। गुड्स पे तो रेवेन्यू आपका हो गया। 20,000 कहता है कि कस्टम ड्यूटी पे किया इम्पोर्ट ऑफ मशीन पे, मशीन पे है ना, कैपिटलाइज कीजिए, सोचना आगे पढ़ना ही नहीं मुझे यहाँ पे। और 6,000 पे किया इम्पोर्ट ऑफ परचेज ऑफ मशीन रॉ मटेरियल पे ना, ये एसेट्स थोड़ी है, स्टॉक है, तो ये आपका रेवेन्यू हो जाएगा, ये रेवेन्यू हो जाएगा, ये कैपिटल आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। अब आप आ जाइए, इसके बाद आपका अगला टॉपिक जी हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिट्स आपका। अब रिसिट्स की बात उठ रही है, बताया था रेवेन्यू रिसिट्स मतलब इनकम, और कैपिटल रिसिट्स मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, वो बैंक लोन, वो डिवेंचर्स इशू करना, कैपिटल ओनर से पैसा लेना, सब कैपिटल रिसिट्स होते हैं। अरे वो सारे रिसिट्स जो आपके इनकम एंड इनकम साइड में जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो आपका रेवेन्यू रिसिट्स होते हैं। और जो आपका बैंक लोन जो मतलब कि जो बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालेगा, वो आपका कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल रिसिट्स होते हैं। कहता है कि कैपिटल रिसिट्स refers to receipts which are obtained by entity from operation other than the regular operation। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे यहाँ पे, बहुत ध्यान से। कैपिटल रिसिट्स का मतलब क्या, वो सारे रिसिट्स, वो सारे पैसे जो आपके पास आते हैं जो अदर देन द रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका ऑपरेशन है, जो आपका काम है, उस काम से जो भी रिसिट्स आपके पास आते हैं वो सब आपके रेवेन्यू होंगे।
उस काम को छोड़ के बाकी कहीं से पैसा आएगा। अब बाकी कहाँ से पैसा आएगा? हमने बैंक लोन लिया, हमने डिवेंचर्स इशू किया, हमने ओनर से पैसा लिया, तो ये ऑपरेशन से तो नहीं आ रहा ना। ऑपरेशन मतलब क्या? अगर मेरा काम पेन को बनाना और बेचना है तो पेन को जो बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, इससे जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू होगा। इसके सिवाय कहीं से भी पैसा आएगा सब आपका कैपिटल नेचर का होगा। बैंक से लोन लिया, हमने डिवेंचर्स इशू किया, ओनर से पैसा लिया, दोस्त से कोई लोन लिया, हमने कोई मशीन बेच दिया। मशीन जो परचेज किया था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उस मशीन को बेचोगे तो पैसा आएगा, तो उसको क्या हम आपके कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। और वो क्या करता है? बैलेंस शीट में तो इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि जब मशीन हम आपका बेचते हैं तो वो क्या, मशीन यानी कि बैलेंस शीट के आइटम को कम करता है ना बच्चे। तो आपका वही बता रहा है कि कैपिटल रिसीट्स डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑन लॉसेज ऑफ द बिजनेस। उस पर इफेक्ट नहीं करता है। कैपिटल रिसीट्स कैन टेक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। कैपिटल रिसीट्स जो होता है इनमें से कोई भी एक फॉर्म ले सकता है। क्या? एडिशनल कैपिटल, बता दिया मैंने आपको, या फिर लोन रेज किया, बता दिया मैंने आपका, या फिर प्रोफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिक्स एसेट्स को बेचना, वो भी हमारा जो पैसा तो उसको कैपिटल एसेट्स बोलते हैं, है ना। जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड तो नहीं आता, लेकिन बैलेंस शीट के एसेट साइड को ही कम कर देता है, मतलब फिक्स एसेट्स को कम कर देता है। इंपैक्ट उसका बैलेंस शीट में ही आएगा। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है जी? रिसीट्स ऑफ मनी इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसीट्स व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय एंटिटी फ्रॉम इट्स रेगुलर ऑपरेशन। जो काम कर रहे हैं आपका, रिसीट्स ऑफ मनी इन द रेवेन्यू नेचर इंक्रीज द प्रॉफिट और डिक्रीज, या तो आपका प्रॉफिट को बढ़ाएगा या लॉस को कम कर देगा। ठीक है ना। तो वही चीज़ जो आपका फीस रिसीव किया, सर्विसेज रेंडर किया, डेटर से पैसा कलेक्ट हुआ, ये सभी हमारे क्या होते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जी? रेवेन्यू का, रेवेन्यू बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालेगा, और कैपिटल बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू क्या होगा? इनकम एंड इनकम साइड ऑफ इनकम स्टेटमेंट में इंपैक्ट डालता है। ये लीजिए, यहाँ पे दोनों फर्क एग्जैक्टली सेम जो मैंने स्टार्टिंग बताया था ना रेवेन्यू कैपिटल का, तो रिसीट्स का भी तो वही होगा। चेक कीजिए, कैपिटल रिसीट्स, दिस रिसीट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एन एंट्री फ्रॉम ऑपरेशन अदर देन आपका रेगुलर ऑपरेशन से हटके जो पैसा आएगा उसको कैपिटल बोलेंगे। ये डे टू डे ऑपरेशन से आपका होता है। ये नॉन रिकरिंग है, ये आपका रिकरिंग होता है। ये हम क्या कर, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज, ये इनकम नहीं मानते, इसको हम इनकम मानते हैं, है ना। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। इसका इंपैक्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। इसका कहाँ जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। इट डज नॉट अफेक्ट द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। इससे जो बिजनेस का ऑपरेशन है, मतलब प्रॉफिट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। ये तो बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालता है, इससे अफेक्ट होता है। इट मे रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी को आपका क्रिएट करने में, मतलब ये क्या, लायबिलिटी एक तरीके से क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म आपका। ये क्या होता है कि ये डज नॉट, ये कोई लायबिलिटी थोड़ी क्रिएट करता है। रेवेन्यू रिसीट्स है, इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम आपका। ठीक है ना, ये हमने बात की खत्म। चलिए, इसके बाद मेरे बच्चे अब हमारा इसका एक टॉपिक शुरू होगा। ये हमारा चैप्टर अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसके पहले एक टॉपिक हमारा शुरू होगा जो नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। हाँ जी बच्चों, कल मैं बिल्कुल थक गया था, और रिकॉर्डिंग करते करते मैं इतना थक गया एक्चुअली, कि अब मन किया कि भैया अब रिकॉर्डिंग नहीं, अब मैं कल ही करूँगा। इसलिए मेरे बच्चे आज आया हूँ दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए। सेम कॉन्सेप्ट, सेम बातें होंगी, वही संतोष सर हूँ, बस ड्रेस चेंज है। कसम से बता रहा हूँ, वही ड्रेस चेंज है, बाकी सब कुछ मैं सेम हूँ। आइए, मैं जहाँ पे पिछली क्लास में एंड किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब कि पैसे का आना, उसमें क्या डिफरेंसेस थे मेरे बच्चे, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट, रिसीट्स नहीं, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या? रेवेन्यू प्रॉफिट अगर कोई बोलेगा तो रेवेन्यू इनकम, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू पेमेंट, तो प्रॉफिट आ गया। बोलो ना, गलत बोल रहा हूँ? लिखिए मेरे साथ यहाँ पे नोट नंबर 1, आपको अपने रजिस्टर में लिखो यहाँ पे नोट नंबर 1, कि अगर कोई मान लो MCQ आ जाए कि भैया बताइए रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट आपका क्या होता है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या जी? हम बोलेंगे जिसको भी हमने रेवेन्यू रिसीट्स कहा, जिसको भी हमने रेवेन्यू रिसीट्स कहा, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? रेवेन्यू पेमेंट्स, आपका रेवेन्यू पेमेंट्स, इसको माइनस करेंगे, रेवेन्यू आपका आ जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका ये रेवेन्यू प्रॉफिट माइनस ही निकल के आता है ना। रेवेन्यू रिसीट्स आप किसको बोलते हो? रेवेन्यू रिसीट्स तो हमने क्या बोला जी? रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है मेरे बच्चे, ध्यान रखना, सेल ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अगर मैं गुड्स में डील कर रहा हूँ तो गुड्स से जो कमाऊंगा, सर्विसेज में डील कर रहा हूँ तो सर्विसेज जो कमाऊंगा। इसके साथ साथ मेरे बच्चे एंड इनकम फ्रॉम अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, पैसा सरप्लस था, हमने क्या किया जी, किसी कंपनी के शेयर्स में लगा दिया, किसी कंपनी के बॉन्ड्स में लगा दिया, या हमने उसमें से कुछ प्रॉपर्टी परचेज कर लिया जिससे हम रेंट कमा रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया उससे जो भी इनकम कमा रहे, कौन कौन सी इनकम की बात किया, या तो आपका रेंटल इनकम हो जाए, अगर आपने प्रॉपर्टी में लगाया है तो रेंटल इनकम कमा रहे होंगे। अगर आपने क्या किया जी, शेयर्स में पैसा लगाया होगा, शेयर्स में, तो हम क्या कमा रहे होंगे, डिविडेंड कमा रहे होंगे। मैं नाम लिखता हूँ ना सीधे, उतना क्या हम लोग यहाँ पे डिविडेंड कमा रहे होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या जी, डिविडेंड का इनकम हो रहा होगा। और अगर हमने इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी में किया होगा तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट इनकम कमाया होगा, इंटरेस्ट इनकम। तो ये जो इनकम होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे रेवेन्यू रिसिट्स, है ना। ये रेवेन्यू, सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज पिछली क्लास में भी, इसी क्लास में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है। और ये सारे हमारे रेवेन्यू रिसिट, उसमें से सारे रेवेन्यू पेमेंट मतलब क्या, जिसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, तो एक्सपेंस को माइनस करके प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट। देखो ना, इट इज़ अ प्रॉफिट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपके बुक में है, आप बुक में अंडरलाइन कीजिए, मेरे साथ यहाँ देखेंगे आप। कहता है कि इट इज़ अ प्रॉफिट आउट ऑफ ऑर्डिनरी नेचर। ऑर्डिनरी नेचर का मतलब क्या हो गया जी, जो आपको दिखाया, गुड्स का बेचना, सर्विसेज का आपका बेचना, चाहे जो रेंटल इनकम कमाया, डिविडेंड कमाया, इंटरेस्ट कमाया। तो प्रॉफिट अराइजेज फ्रॉम ऑर्डिनरी नेचर बीइंग द आउटकम ऑफ ऑर्डिनरी फंक्शन। आउटकम मतलब क्या, रिजल्ट, रिजल्ट मतलब क्या, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जो रिजल्ट आपका आया, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, इट इज टर्म एज रेवेन्यू प्रॉफिट आपका। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कहते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट का मतलब, मेरे बच्चे ये जो नाम लिखा ना मैंने, ये जो नाम लिखा, इनको छोड़कर आप जहां कहीं से भी कुछ कमाते हो ना, वो सब आपके कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। इनको छोड़ के आप जो भी कुछ कमाते हो सब बिजनेस में कैपिटल प्रॉफिट होगा। जैसे कि सर एग्जाम्पल बताओ ना, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से, एग्जाम्पल बताता हूँ। हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच दिया, कोई हमारे पास मशीन था, बिल्डिंग था, फर्नीचर था, लैंड था, कुछ भी था मेरे बच्चे, हमने क्या किया, उसको बेच दिया। अगर बेचने पे फायदा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। बेचने पे लॉस हो गया मेरे बच्चे, तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल लॉस हो गया। ठीक है ना, सुनना मेरी बात ना, एसेट की जितनी बुक में वैल्यू होती है, अगर उससे ज्यादा पे बिक गया तो हम क्या बोलेंगे, आपका यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट हो गया। कम पे बिक गया तो कैपिटल लॉस हो गया। एक बात बता दूं, अभी आप फाउंडेशन लेवल में हैं, इसलिए मैं इस तरीके का मीनिंग बता रहा हूं कि भैया बुक वैल्यू से ज़्यादा बिक गया तो आपको कैपिटल प्रॉफिट हो गया, कम तो कैपिटल लॉस हो गया। बट एक्चुअली में जब आप इंटर में आएंगे तो इसके डेफिनेशन को कंप्लीटली चेंज कर दूंगा, और वहाँ पे आप मुझसे ये मत बोलना कि सर आपने फाउंडेशन में फिर ऐसे क्यों पढ़ाया था, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, आपको ज़्यादा इंस्टीट्यूट वजन नहीं देता है। वो बोलता है कि छोटे बच्चे हैं, दिमाग को थोड़ा इनको शांत रखो, तो बोलते हैं कि ठीक है जी, आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जितनी बुक में है उससे ज़्यादा बिक गया, कैपिटल प्रॉफिट, कम पे बिक गया, कैपिटल लॉस, खत्म बात। उसी तरीके से याद कीजिए, जब हम शेयर्स इशू करते थे, 12 क्लास में पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना। शेयर्स जब इशू करते थे, और शेयर्स इशू हम प्रीमियम पे करते थे, तो प्रीमियम मतलब क्या, एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करना लोगों से, वो क्या है, हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। हमने क्या किया था जी, याद कीजिए, जो शेयर्स हमने फॉरफिट किया था मेरे बच्चे, याद कीजिए, अपनी 12वीं क्लास के बाद छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे नहीं, आपके सर हुआ करते थे, उन्होंने सिखाया था कि जिन शेयर्स को फॉरफिट किया उनको री इशू करने के बाद फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा बच जाता था, हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, क्योंकि वो भी कैपिटल प्रॉफिट है। कोई किसी तरीके का फायदा हो, इनको छोड़ के कोई भी फायदा बिजनेस में होता है, वो सब हमारे क्या होंगे, आपके कैपिटल प्रॉफिट कहे जाएंगे। ठीक है ना। और अगर कोई घाटा हुआ तो हम कैपिटल लॉस कहेंगे आपका। ठीक है, इन्हीं बातों को मेरे बच्चे यहाँ पे आपको बताया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहता है कि एक तो आपका हमने कैपिटल प्रॉफिट का मतलब कि व्हेन अ प्रॉफिट अराइजेज आउट ऑफ नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन, जो बार बार नहीं होते बिजनेस में, वो सब तो बार बार होते हैं, इट इज टर्म एज कैपिटल प्रॉफिट। एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि प्रॉफिट अराइजेज फ्रॉम नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड डैश, 4 ऑप्शन, तो कहाँ टिक मार्क करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट के आगे में,
है ना। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका ये लाइन हमारे लिए क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया। इट इज टर्म एज कैपिटल प्रॉफिट। जनरली कैपिटल प्रॉफिट अराइजेज आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री को बेचा वो तो आपका गुड्स है। इन्वेंट्री को छोड़ के, या ऐसा कह दो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, उनको बेचने पे जो फायदा हुआ ना बच्चे, एट अ प्राइस मोर देन इट्स बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से ज्यादा पे, हम क्या बोलेंगे, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। और इन कनेक्शन विथ रेजिंग कैपिटल, अगर हम कैपिटल रेज करते हैं, जैसे शेयर्स इशू किया तो 10 रुपीज का शेयर हमने 12 के रुपए से बेच दिया, वो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, कैपिटल प्रॉफिट आपका है, पढ़ा होगा आपने। या एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस, सर ये क्या है, मैं आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने पे जो प्रॉफिट होता है ना बच्चे, हम इसको बोलते हैं आपका प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये देखो आपका लिखा ना यहाँ पे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि मैंने क्या किया, सीओसी ने क्या किया, कोई कंपनी ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही थी, उस कंपनी को मैंने क्या किया, परचेज कर लिया। तो आज मैंने क्या क्या परचेज किया, लेकिन परचेज करने के बाद भी ना कई सारे प्रोसेस होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये रेलिवेंट आपका फिर से आपका बड़े क्लास में है। मान लो क्या क्या है कि ये मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टनरशिप फॉर्म थी और इसको परचेज्ड बाय आपका सीओसी। सीओसी ने क्या किया, यानी कि सीओसी ने क्या किया, यहाँ पे परचेज कर लिया। मान लो ये डेट आपका 1 जनवरी को है, लेकिन मेरे बच्चे इस दिन पे मान लो ये 1 अप्रैल है, इस दिन पे फर्म को अपने नाम को में करने में जो लीगल प्रोसीडिंग्स हुए ना, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया परचेज हो गया काम खत्म, इसके बाद पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनका मुझे फिर से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना होता है कि अब भैया ये सीओसी ब्रांड के अंदर चलेंगी। तो इन सब में करने में मान लो कुछ टाइम लग गया और यहाँ पे क्या हुआ जी, मुझे मिला इस फर्म को चलाने का, यानी कि इनकॉर्पोरेट करने का सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन इसका हो गया मेरे पास। तो कहते हैं कि इसके बाद जो प्रॉफिट हुआ ना, वो तो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है। जिस दिन मैंने फर्म परचेज किया था उस समय से लेकर कंप्लीटली मेरे अंडर में आने में जो समय लग जाएगा ना, और इसमें जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि रजिस्ट्रेशन। इस फर्म का मेरे पास रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है ना, कई प्रोसेस चल रहा था, अभी नेगोशिएशन चल रहा था, ये चल रहा था, कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाके हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो मेरे बच्चे हमारा अकाउंट्स कहता है कि इसके बीच में जो प्रॉफिट होगा ना इस फर्म से, हम बोलेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसका डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, आप छोटे बच्चे हैं, जब आप इंटर में आएंगे तो इसमें प्रॉपर एक चैप्टर पढ़ना मैं आपको वहां समझाऊंगा। अभी तो फिलहाल ये समझ लेना मेरे बच्चे कि एमसीक्यू के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है, हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट है, वहां टिक मार्क करेंगे। प्रीमियम जो रिसीव किया इश्यू ऑफ शेयर्स पे क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है, वहां टिक मार्क करेंगे। प्रॉफिट मेड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है, वहां टिक मार्क करेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है जी, वो तो सिर्फ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्लस 3 नाम आपको और दे दिया जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में मेंशन नहीं किया है, बट इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट से भी जो कमाया वो भी इसके अंदर में कवर्ड होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपके कैपिटल प्रॉफिट होते हैं ना, जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं नॉर्मली, मतलब कि नॉट हमेशा बट जनरली क्या देखा गया बच्चे कि जो आपके कैपिटल प्रॉफिट होते हैं इनको हम ट्रांसफर कहते हैं कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल प्रॉफिट जो होता है वो हमारे प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता, वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे। जो रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं ना, वो आपका क्या होता है, या तो हम ओनर को दे देते हैं जी, या फिर रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व में आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बिजनेस में लगाने कुछ भी आपका। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मेरे बच्चे एक चीज़ और भी आपके लिए रेलिवेंट है, यहाँ पे एक और चीज़ रेलिवेंट है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेज। रेवेन्यू लॉस तो आप जान गए, जैसे आपका रेवेन्यू प्रॉफिट था वैसे रेवेन्यू लॉस। बिजनेस से, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो लॉस होता है हम उसको रेवेन्यू लॉस कहते हैं, है ना। कई तरीके का जो बिजनेस में जैसे कुछ बैड डेट्स हो गया तो रेवेन्यू लॉस हो गया, हमें आपसे जितना पैसा लेना था हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, रेवेन्यू लॉस हो गया। मतलब कि ऑपरेशन में कुछ पैसा कम मिलना, ये सब क्या होता है, रेवेन्यू लॉस होता है। और कैपिटल लॉस फिर क्या होता है, ये कहता है कि जरा बताओ फिर ये कैपिटल लॉस क्या होता है। तो मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं, कैपिटल लॉस का मतलब, अरे क्या हो रहा है इस बदमाश को, रेवेन्यू लॉस का मतलब क्या जी, अराइज फ्रॉम नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस,
बाय सेलिंग द गुड्स बाय द मर्चेंडाइज, मतलब जो हम बेच रहे हैं एट प्राइस लेस देन परचेज प्राइस, तो वो सब आपका एग्जाम्पल में कहता है कि डिस्काउंट कुछ दे दिया, बैडेट्स हो गया, सब रेवेन्यू लॉस में जाएगा। कैपिटल लॉस क्या होता है जी? अगर कोई हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है उसको बेचा मेरे बच्चे बुक वैल्यू से कम पे, तो क्या हो गया? आपका कैपिटल लॉस हो गया। कोई एसेट्स रखे रखे आपका क्या हुआ? लॉस हो गया, आग लग गई, चोरी हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एसेट्स मेरा लॉस हो गया, वो कैपिटल लॉस हो गया। हमने जो आपका लोन का रिपेमेंट किया, वो रिपेमेंट कुछ ज्यादा किया जितना लोन लिया था उससे। जैसे कि मान लो हमने आपसे कर्ज लिया था 10 लाख का, और हमने कहा था मतलब कि जो हमने डिवेंचर्स इशू किया था ना कर्ज लेने के लिए, वो हमने क्या किया? 10% डिस्काउंट पे, तो मतलब 9 लाख आपसे लिया और मुझे 10 लाख आपको वापस करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट वापस करना होता है, सब कैपिटल लॉस के अंदर में आते हैं। मतलब सिंपली इन शॉर्ट, ऑपरेशन में जो गुड्स को बेचते खरीदते समय लॉस हो गया वो रेवेन्यू लॉस है, बाकी जो भी आपको लॉसेज होंगे सब कैपिटल लॉस की कैटेगरी में जाएगा। कहता है कि ऑन द अदर हैंड रेफर टू अ लॉस विच डज नॉट अराइज टू एंटिटी इन रेगुलर कोर्स ऑपरेशन, ये रेगुलर में नहीं होता। कैपिटल लॉस में रिजल्ट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, कहता है कि एसेट्स को बेचने पे लॉस हो जाए। कौन से एसेट्स? कोई भी इन्वेंट्री को छोड़ के, है ना, एट लेस देन WDV, मतलब जो उसकी बुक में वैल्यू है उससे कम पे बेचा तो आपका लॉस हो जाएगा, कैपिटल लॉस। डिमिनिशन या एलिमिनेशन, डिमिनिशन मतलब वैल्यू का कम होना, ऑफ एसेट्स अदर देन एज ए रिजल्ट ऑफ यूज और सेल, मतलब कि फायर लग गया, फ्लड हो गया, कोई भी ऐसा चीज हुआ और आपका एसेट्स लॉस्ट हो गया, उसकी वैल्यू गिर गई, सब आपका कैपिटल लॉस कहे जाते हैं। या फिर और इन कनेक्शन विथ रेजिंग अ कैपिटल, जैसे कि इशू ऑफ आपका शेयर्स एट डिस्काउंट, शेयर्स हो चाहे डिवेंचर्स हो, कोई भी चीज अगर हम इशू करते हैं डिस्काउंट पे तो हमें क्या लॉस हो गया? कैपिटल लॉस है। कोई हमने लायबिलिटी का सेटलमेंट किया फॉर ए कंसिडरेशन मोर देन बुक वैल्यू, मतलब कि हमने आपसे डिवेंचर्स इशू किया था फेस वैल्यू पे 100 रुपीज पे, हमने कहा कि जब आपको पैसा वापस करेंगे तो 110 वापस करेंगे, तो ये जो ज्यादा पेमेंट करने की बात कर रहे हैं ना, हमारा कैपिटल लॉस है। समझो मेरी बात ना, तो जितना कमिटमेंट किया था उससे ज्यादा पैसा वापस करो तो लॉस हो गया, इससे कैपिटल लॉस ये निकल के आया। अब आइए ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल लॉस, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। ये देखिए आप, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, ये नोट लिख लो आप यहाँ पे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, रेवेन्यू प्रॉफिट या फिर जो आपका लॉस होता है ये हमें कहाँ दिखता है जी? इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट का मतलब हो गया प्रॉफिट लॉस में, आप बुक में ही लिख लो ना यहाँ पे, है ना। इनकम स्टेटमेंट यानी कि आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये आपको दिखते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, अगर आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है मेरे बच्चे, कैपिटल प्रॉफिट, तो ध्यान रखना कि कैपिटल जो प्रॉफिट होते हैं वो जनरली कहते हैं कि ट्रांसफर टू कहाँ जी? कैपिटल रिजर्व। ये हमारे प्रॉफिट लॉस में नहीं जाते, ये कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं? आपका कैपिटल रिजर्व में। आपका कैपिटल रिजर्व में जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होंगे, जो भी कैपिटल प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, है ना, बैलेंस शीट में वो कैपिटल प्रॉफिट माने जाते हैं। और तीसरा ध्यान दीजिए, अगर कोई आपका कैपिटल लॉस हुआ है, कैपिटल लॉस, तो मेरे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, कैपिटल लॉस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो आपका हो रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स के बेचने पे लॉस होता है, बेचने पे, सेल करने पे, तो हम कहते हैं कि इनको हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर फिक्स एसेट्स को हमने बेचा है ना और बेचने पे हमें कोई लॉस हुआ है, मतलब कि बुक वैल्यू था 6 लाख, हमने बेचा 5 लाख में, 1 लाख का लॉस हो गया, ये कैपिटल लॉस है। और ये इवन दो कैपिटल लॉस है फिर भी हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, हमें अलाउ किया जाता है। सर क्यों अलाउ किया जाता है? नहीं बता सकते इतने छोटे लेवल में, इसमें कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS10 है मेरे बच्चे जो इस पर काम करता है, वो सब हम थोड़े बड़े हो जाओगे तब आपको सिखाएंगे। अभी आप प्लीज गुस्सा नहीं करना कि सर अभी सिखाओ ना, नहीं सिखा सकता। जैसे आप छोटे बच्चे थे आपको ABCD सिखाया गया था ना, और जैसे जैसे बड़े हुए आपको सेंटेंस बनाना, वैसे ही हमारा CMA है, जैसे जैसे बड़े हो गए ना हम उतना आपको सिखाएंगे, अभी तो बस इतना ही समझना है। कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सेड्स अगर बोलेगा तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने में टिक मार्क करेंगे। और अदर, अगर इसके सिवाय कोई अदर
कैपिटल लॉस बता दे कोई भी आपका, तो ध्यान देना कहा जाता है कि एडजस्टेड, उनको हम एडजस्ट करते हैं, एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। अगर हमारे पास जो कैपिटल प्रॉफिट आपको हुआ होगा हम उसमें से एडजस्ट करते हैं, यानी कि इनको हम इनकम स्टेटमेंट में यानी कि प्रॉफिट लॉस में दिखाना हमें अलाउड नहीं होता। यही बात मेरे बच्चे यहाँ पे समझा रहा है, मैं आपको पढ़ देता हूँ, पहले सुन लो उसके बाद लिखना। ये देखो, ये देखो, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल लॉस आर सेम एज दैट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, मतलब कि ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाते, आपके प्रॉफिट लॉस में नहीं जाते। कैपिटल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ फिक्सेड्स आर जनरली, कहता है कि अपीयर इन इनकम स्टेटमेंट, मतलब कि जो कैपिटल लॉस ऑन सेल होगा वो कहाँ जाएगा जी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बट अदर कैपिटल लॉसेज आर एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व ऑफ कैपिटल नेचर, जो कैपिटल नेचर के रिजर्व होते हैं ना, मतलब कैपिटल प्रॉफिट हम वहां से एडजस्ट कर देते हैं। अब कौन सा लॉस किससे एडजस्ट होगा वो भी हम जैसे जैसे बड़े होंगे, सीए में बनेंगे, वैसे वैसे सीखेंगे, अभी वो समय नहीं है। रेवेन्यू लॉसेज तो इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर होता है, हमें पता ही पता है, इसमें कोई बड़ी बात हो रही है। तो ये हमने क्या किया, आपको सारी बातें समझा दी। फिर सोचा कि यार जब क्लास ये हम लेके चल ही रहे हैं, तो जो पिछली क्लास में जो मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा समय मैंने आपका बर्बाद किया था, मैं उसको भी, मतलब कि जो जल्दबाजी में आगे बढ़े थे हम, वो भी क्यों एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लें, क्या मज़ा आ जाएगा। एक बार फटाफट देख लीजिए मेरे साथ। ये हमारा रहा यहाँ पे जी, ये कहाँ गया चैप्टर, अरे कितना लंबा चैप्टर था। ये हमारा था ना कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, जो लाइन अंडरलाइन करूँगा कर लेना, एग्जाम में कहीं एमसीक्यू बनेगा तो सही बन जाएगा। बट ये तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन आपके होते हैं। वही ट्रांजैक्शन जो लेन देन होते हैं हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू कैपिटल। रेवेन्यू कैपिटल का क्लासिफिकेशन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। रेवेन्यू छोटे अमाउंट का, कैपिटल जनरली बड़े अमाउंट का। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो आपका क्या रिकरिंग होते हैं, वो नॉन रिकरिंग होते हैं। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को हम इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं। जो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालते हैं। ये बातें पढ़ा था ना, बोलो हाँ, यस सर। तो इसके बाद फिर मेरे बच्चे मैंने आपको यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया था। ये सारी बातें हो चुकी है, मैं क्यों करूँ, मैं तो कुछ क्वेश्चंस जो छोड़ा था ना मैं उसकी प्रैक्टिस करा दूँ। आइए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी शायद मेरा हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप आइए यहाँ पे, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं एक्सपेंडिचर है कि क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था जी, जो बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, जिसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, जो नॉर्मल रूटीन में होता है। आइए क्लासीफाई करते हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन द फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्री एरिया में जो रेलवे ट्रैक आप बिछाते हो, रेलवे ट्रैक जिससे सामान आपका यहाँ से वहाँ जाएगा, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ह्यूज अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है, और ये ट्रैक हमारा क्या एक एसेट्स बन रहा है जिसको कई साल तक यूज करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये पढ़ लेना, यहाँ पे क्या बता रहा है, हम कई साल तक यूज करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेज पेड टू मशीन ऑपरेटर, कहता है कि जो मशीन का ऑपरेटर है, जो मशीन ऑपरेट करेगा, जैसे मेरे पास एक ये कैमरा है, अब कैमरे को चलाने के लिए हमने एक बंदा रखा जो चलाता है, तो वो हमारा रूटीन के खर्चे हैं, बोलो ना। हाँ, ऐसा थोड़े कि वो कैमरे को इंस्टॉल करना नहीं है बच्चे, वो कैमरे का ऑपरेटर है, उसको ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, तो ऑपरेशन के खर्चे हो गया ना, ये रेवेन्यू आपका हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन, मशीन का इंस्टॉलेशन कैपिटल हो जाएगा। मटेरियल फॉर एक्सटेंशन टू फोरमैन ऑफिसेज इन फैक्ट्री, कहता है कि फोरमैन्स का जो ऑफिस है फैक्ट्री में, हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और उसमें कुछ मटेरियल लग रहा है, तो एसेट्स बन रहा है, फैक्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है ना। आपका जो मटेरियल हो रहा है बच्चे, हम कहाँ यूज कर रहे हैं, आपका कहता है कि ऑफिस बनाने में, फोरमैन का ऑफिस, तो ऑफिस का बिल्डिंग होता है, उसमें कोई मटेरियल, कुछ वेजेज, कुछ भी खर्च करोगे, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री, रेवेन्यू है, जो फैक्ट्री हम यूज कर रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका हर एक महीना हम रेंट पे कर रहे हैं, रेवेन्यू है, ऑपरेशन का खर्च। कहता है कि आपका यहाँ पे पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट अ न्यू स्टोर, कुछ गलत लिख दिया मैंने क्या, पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट अ न्यू स्टोर्स कंट्रोल सिस्टम। कंप्यूटर टाइम क्या होता है, ये कुछ अजीब सा लिख दिया है, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से क्वेश्चन निकाला। पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट अ न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम, अरे कंप्यूटर टाइम नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए,
इसको सही कीजिए, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइम नहीं ऑपरेटर होना चाहिए। तो ये रेवेन्यू हो गया आपका, और इसका सॉल्यूशन में भी टाइम नहीं, इसको ऑपरेटर कर दीजिए, है ना, ये आपका रेवेन्यू हो गया। वेजेस पे टू ऑन एम्प्लॉय फॉर बिल्डिंग द फॉरमैन ऑफिस, अगेन ऑफिस को बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देंगे, इसमें क्या करना है इसके अंदर में। तो ऐसे जितने सारी बातें हैं ना, अब वो आप कर जाएंगे मेरे बच्चे, वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, नथिंग न्यू, आप एक एक चीज़ जानते हैं। इस चैप्टर को हमने प्रॉपर तरीके से एंड किया। आज की क्लास मेरे बच्चे यहीं पर रोकता हूँ, अगली क्लास में मिलेंगे इसका कंटिन्यू करने के लिए। तब तक आप सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।